रही थी। गोवा की फेमस सिंगिंग एकेडमी थी, जिसके अंदर इनायत एचआर का काम करती थी। साथ ही वो यहाँ पर डांस क्लासेस भी लेती थी और अपने सिंगिंग की प्रैक्टिस भी कर लेती थी। इनायत कोई रिच फैमिली से नहीं थी, वो एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। उसके पास इतना पैसा नहीं था एकेडमी ज्वाइन करने के लिए, इसलिए वो यहाँ पर जॉब भी करती हैं, अपने पॉकेट मनी के लिए। सिंगिंग की प्रैक्टिस करने के साथ ही साथ वो यहाँ पर डांस क्लासेस भी लेती थी। अचानक से इनायत ने अपना सिर ऊपर उठाकर देखा तो वो शॉक्ड रह गई, क्योंकि जिस शख्स को वो देख रही थी, ये उसके लिए अनएक्सपेक्टेड था। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या ये मुझे स्टॉक कर रहा है? उसके दिमाग में पहले यही क्वेश्चन आया। देव ने उसे देखा और हाथ दिखाकर हेलो किया। देव की स्ट्रांग प्रेजेंस को देखकर और भी लड़कियां उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी थीं, पर देव ने उनकी तरफ देखा नहीं। वो चलकर इनायत के पास आया और बोला, हेलो इनायत, हाउ आर यू? उसकी वॉइस में गेंटलनेस थी। इनायत ने अपनी जगह से खड़े होते हुए देव को देखकर कहा, तुम यहां पर क्यों? मैं यहां नहीं आ सकता क्या? देव ने इनायत से सवाल किया। आ सकते हो, पर तुम अचानक से कैसे? इनायत ने देव को देखते हुए कहा, तुम कहना क्या चाहती हो इनायत? मुझे किसी को इन्फॉर्म करके आना था क्या यहां पर? नो, इनायत बोली। व्हाट डू यू मीन? मैं यहां पर सिंगिंग क्लासेस लेने आया हूं, कुछ प्रॉब्लम है क्या? देव ने अनजान बनते हुए कहा। इनायत उसे शक भरी नजरों से देख रही थी। देव ने इनायत को देखते हुए मुस्कुराकर कहा, लगता है कि तुम्हें मेरा यहां आना पसंद नहीं आया। वैसे तुम यहां पर क्या कर रही हो? व्हाट अ कोइंसिडेंस! मुझे स्टॉक कर रही हो क्या तुम? देव मजाकिया लहजे में बोला। ये सुनकर इनायत थोड़ा हैरान हुई और उसने देव को घूरते हुए कहा, मैं तुम्हें क्यों स्टॉक करूंगी? मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतना कहे वो देव को देखने लगी। मैंने कब कहा कि तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो? देव ने इनायत को देखते हुए स्माइल के साथ कहा। इनायत ने उसकी चार्मिंग स्माइल देखी और फिर वो हड़बड़ाकर बोली, देखने में तो तुम एक बिजनेसमैन लगते हो, तो तुम्हें सिंगिंग क्लासेस लेने की क्या जरूरत है? देव ने इनायत को घूरते हुए कहा, तो तुम कहना चाहते हो कि मुझे इस एकेडमी में एडमिशन नहीं मिलेगा? ये सुनकर इनायत ने कहा, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, पर तुम्हारा मतलब तो यही है। इनायत ने देव से कहा, तुम्हें एडमिशन मिल जाएगी, तुम जाकर एक बार हेड से डिस्कस कर लो। देव ने हामी भरते हुए कहा, ओके, मैं तुमसे बाद में मिलता हूं। इनायत ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर वापस से अपनी सीट पर बैठ गई। देव वहां से चला गया। जाते जाते देव ने पीछे मुड़कर एक नज़र इनायत को देखा, जो दोबारा अपने फोन में बिजी हो गई थी। लेकिन इनायत ने एक बार भी देव की तरफ नहीं देखा। ये देखकर देव ने अपने होंठ भींच लिए, फिर अचानक ही उसके चेहरे पर सातिर स्माइल के साथ बोला, जितना इग्नोर करना है मुझे कर लो। मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम मुझे कब तक इग्नोर कर सकती हो। इनायत को उस पर डाउट नहीं हुआ। उसने सोचा कि शायद ये सच में कोई कॉन्सिडेंस है। अपना एडमिशन एकेडमी में लेने के बाद देव दोबारा से इनायत से मिलने आया। इनायत पास के ही रेस्टोरेंट में जा रही थी कि कुछ खाने के लिए, क्योंकि उसे भूख लगी थी, और उसके साथ जा रहा था उसका दोस्त ऋषु। देव को अचानक से देखकर एक बार फिर से इनायत ने उससे पूछा, तुम्हारा एडमिशन हो गया? इस पर देव ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और एक नज़र इनायत के साथ खड़े ऋषु को देखा। ऋषु ने भी देव को एक नज़र देखा और फिर इनायत की तरफ देखते हुए पूछा, कौन है इनायत ये? इनायत ने ऋषु को देखते हुए कहा, ये मिस्टर देव, एक्चुअली में उस दिन जो एक्सीडेंट हुआ था, उन्होंने ही मुझे घर ड्रॉप कर दिया था। तब से ही हम एक दूसरे को जानते हैं। ऋषु ने मुस्कुराते हुए देव की तरफ देखते हुए कहा, थैंक यू। इतना कहकर उसने और देव ने हैंडशेक किया। देव ने भी उसे देखकर नॉर्मल बिहेव किया और बोला, सॉरी टू से, बट आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? इनायत को थोड़ा अजीब लगा कि ये आदमी तो पीछे ही पड़ गया है, पर फिर भी उसने जवाब देते हुए कहा, हम सामने के रेस्टोरेंट में जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, लंच टाइम हो चुका है। देव स्टूडेंट को भी जाते हुए देव देख रहा था कि कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स थे, कुछ स्कूल स्टूडेंट्स थे और कुछ यंगस्टर्स भी थे जो रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे थे। तभी ऋषु ने देव की तरफ देखते हुए उसे इनवाइट किया, आप चाहे तो हमारे साथ आ सकते हैं। देव इसी मौका की वेट में तो था।
इसलिए उसने जल्दी से हामी भर दी। और वहीं इनायत को अजीब सी फीलिंग्स आ रही थी। उसने एक नज़र रिशु को देखा और फिर वो तीनों ही रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। अंदर जाते ही इनायत, देव और रिशु एक टेबल पर बैठ गए। रिशु ने खड़े होते हुए कहा, आप दोनों मेरा वेट करिए, मैं आर्डर देकर आता हूं। रिशु को सुन। इनायत ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और देव ने पूछा, क्या यहाँ पर वेटर नहीं है? रिशु ने नॉर्मली कहा, वेटर बिजी हैं और हम इतना वक्त नहीं ले सकते हैं, सिर्फ 1 घंटे का ही लंच ब्रेक है। रिशु के जाने के बाद देव ने इनायत की तरफ देखा और बोला, तुम इस एकेडमी में कब से काम करती हो? इनायत ने नॉर्मली जवाब देते हुए कहा, 4 साल से। देव ने हामी भरते हुए कहा, फिर तो तुम्हें डांस आता होगा? इनायत ने नॉर्मली कहा, वैसे आप क्यों डांस सीखना चाहते हैं? एक्चुअली वर्कलोड की वजह से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, बट मैं कॉलेज टाइम से ही सिंगिंग एकेडमी ज्वाइन करना चाहता था और अभी मेरे पास थोड़ा फ्री टाइम है, तो मैंने सोचा कि कुछ दिन मैं अपनी मनपसंद चीज़ ही पर फोकस कर लूं। खुद को भी टाइम देना ज़रूरी होता है। इस पर इनायत ने मुस्कुराते हुए कहा, राइट डिसीजन। कभी कभी हमें हमारी गोल के लिए मेहनत करनी होती है। वैसे आप तो सिंगिंग बहुत अच्छी करती हैं, आप सिंगिंग के लिए क्यों नहीं ट्राई करती? आप ये जॉब क्यों कर रहे हैं? इनायत ने नॉर्मली कहा, मैं इतनी रिच नहीं हूं, मुझे अपना पॉकेट मनी भी खुद से अर्न करना होता है, इसलिए अपनी जेब खर्च के लिए यहाँ पर काम भी करती हूँ और साथ ही अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत। डोंट वरी इनायत, तुम जरूर अपने गोल को अचीव करोगी बिकॉज यूर अ हार्ड वर्किंग गर्ल। ये सुनकर इनायत थोड़ा सा मुस्कुराई और उसने हामी भरते हुए कहा, यस, होप सो। वही रिशु आर्डर देने के बाद वापस आ रहा था तो उसने इनायत और देव को आपस में बातें करते हुए देखा। उसके बाद उसने अपने होठों को भींच लिया। वो भी आकर चेयर पर बैठ गया। देव इस चीज से खुश तो नहीं था, पर फिर भी उसने एडजस्ट किया और वो तीनों कुछ डिस्कस करने लगे। थोड़ी देर में उनका दिया हुआ ऑर्डर आ गया और तीनों ही अपना लंच करने लगे। लंच करने के बाद वेटर बिल लेकर आया। रिशु ने अपनी पॉकेट से अपना वॉलेट निकाला और बिल पे करने वाला था। उससे पहले ही देव ने अपना प्लेटिनम कार्ड और वेटर को दे दिया। देव ने अपना प्लेटिनम कार्ड जानबूझकर उस वेटर को दिया था ताकि इनायत की नज़र उस पर पड़े, पर इसकी उम्मीद से परे इनायत तो अपने फ़ोन में घुसी हुई थी। रिशु ने जब ये देखा तो उसने बोला, आप बिल क्यों पे कर रहे हैं हमारा? देव ने कहा, डोंट वरी, ये मेरी तरफ से। इनायत ने देव को सिर उठाकर देखा और घूरते हुए बोली, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपना बिल पे करने के लिए कैपेबल हैं। तुम इसे ईगो पर क्यों ले रही हो? मैं बस नॉर्मली बिल पे कर रहा था। देव ने इनायत की बात सुन कहा। रिशु ने देखा कि इनायत देव के साथ मिसबिहेव कर रही हैं, तो उसने इनायत के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, इनायत, वो सिर्फ सिंपली हमारा बिल पे कर रहे हैं और कुछ नहीं। इनायत ने धीमी मगर गंभीरता से कहा, बट इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। रिशु, वो हमारे लिए स्ट्रेंजर हैं और हम किसी स्ट्रेंजर से कैसे अपना बिल पे करवा सकते हैं? इनायत की बात सुनकर देव को इतना पता चल गया था कि इनायत गोल्ड डिगर, ग्रीडी नहीं है, वरना लड़कियां उसका प्लेटिनम कार्ड देखते ही फिसल जाती हैं और उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती थी, या वो चाहती थी कि वो उनका बॉयफ्रेंड बन जाए। पर इनायत तो उस पर भड़क रही थी क्योंकि इनायत को लग रहा था कि वो अपनी अमीरी का रोब झाड़ रहा है। उस पल में देव को लग रहा था कि शायद उसने कुछ गड़बड़ कर दी, इसलिए उसने इनायत से सॉरी बोलते हुए कहा, मेरा इंटेंशन बिल्कुल ऐसा नहीं थी मैडम, सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो। देखिए मिस्टर देव, आप हमारे लिए स्ट्रेंजर हैं और आपका हमारे लिए बिल पे करना कहीं से भी सही नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ। ओके, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। देव ने अपनी गलती एक्सेप्ट करते हुए कहा। वही रिशु ने इनायत को मुस्कुराते हुए देखकर कहा, अब अपना गुस्सा कम कर और ये देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूं। इतना कहते हुए रिशु ने इनायत को चॉकलेट दी। इनायत ने चॉकलेट ली और उसे खाना शुरू कर दिया। देव देख रहा था कि इनायत उससे ज्यादा भाव रिशु को दे रही है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? अगर वो जिस भी लड़की के सामने बैठा हो, वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर उसके साथ सेक्रेटली अफेयर चलाने को बोलती है और उसके साथ नाइट स्पेंड करने के लिए भी रेडी हो जाती थी। कई लड़कियों ने ऐसा किया था, बट इनायत ऐसी नहीं थी। देव को समझ आ गया था कि उसे इनायत पर वर्क करना होगा
और धैर्य से काम लेना होगा, वरना उसकी छोटी सी गलती उस पर भारी पड़ सकती है। देव आखिर क्यों इनायत के पीछे पड़ा है, बल्कि लाखों लड़कियां उसके पीछे हैं? आखिर क्या है देव का मकसद? क्या देव को इनायत से प्यार हो गया है, जिससे वो खुद भी है अनजान? देव अपना एडमिशन एकेडमी में करवाने आया था, जहां पर इनायत पहले से ही काम करती थी। वह लोग रेस्टोरेंट में बैठकर लंच कर रहे थे। इस दौरान देव ने उनका बिल पे करने की कोशिश की तो इस पर इनायत ने रिएक्ट कर दिया। रेस्टोरेंट। इनायत चॉकलेट खाती हुई बहुत मासूम लग रही थी। देव को भी इनायत पर गुस्सा आ गया था, पर उसने अपने गुस्से को कंट्रोल कर रखा था। जब उसने इनायत की इतनी मासूमियत देखी तो फिर वो पिघल सा गया और उसे फिर एकटक देखने लगा। उसकी नज़र इनायत की मुलायम होठों पर थी। देव इमेजिन करने लगा कि वह इनायत को बेड की तरफ लेकर जा रहा है। इनायत जो चॉकलेट खा रही थी, उसने जब महसूस किया कि किसी की नज़रें उस पर हैं तो उसने सिर ऊपर करके देव को देखा तो देव हड़बड़ा गया। ऋषु ने भी यह नोटिस कर लिया था। थोड़ी देर बाद देव को लगा कि शायद वो कुछ ज्यादा ही जल्दी कर रहा है। उसे पेशेंस से काम लेना होगा, इसीलिए वह खड़ा हुआ और दोनों को देखते हुए बोला, थैंक यू सो मच मुझे कंपनी देने के लिए। नाइस टू मीट यू। फिर हम दोबारा मिलेंगे। देव को एक नज़र इनायत और ऋषु ने देखा, फिर मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया। देव वहां से चला गया, क्योंकि उसका यह प्लान काम नहीं आया था। इनायत को उसकी अमीरी से कोई फर्क नहीं पड़ा। अब उसे कुछ और आजमाना पड़ेगा। इनायत ने ऋषु को देखते हुए कहा, व्हाट हैपेंड? ऋषु, क्या सोच रहे हो? व्हाट? ऋषु ने एक सिंपल सवाल किया। ये तुम्हें कहाँ पर मिला? तुम इसे कैसे जानती हो? अरे मैंने बताया तो था, मेरा कार एक्सीडेंट हुआ था, तब मुझे ये घर ड्रैप करने आया था। तुम्हें नहीं लगता कि यह तुम में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है? ये सुन इनायत ने ऋषु को घूरते हुए कहा, मुझे नहीं लगता। वो इतना रिच, मुझ जैसी मिडिल क्लास लड़की में क्यों इंटरेस्ट लेगा? ऋषु ने मुंह बनाते हुए कहा, बट वर्ड्स, जैसे तुम्हें देख रहा था वह मुझे कुछ सही नहीं लगा। तुम्हें हमेशा यही लगता है, जब कोई लड़का मुझसे क्लोज होता है तुम्हें हमेशा प्रॉब्लम होती है। ऋषु ने जब देखा कि इनायत गुस्सा हो रही है तो वह उसके गुस्से को शांत करते हुए बोला, रिलैक्स इनायत, यह मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू सेफ रहे। तू नहीं जानती कि आज की दुनिया कैसी है, और तू इतनी ज्यादा बेवकूफ है, लोगों की मदद करने दौड़ी चली जाती है, जैसे कि पूरी दुनिया का ठेका तो तूने ही ले रखा है। इनायत ने इरिटेट होकर कहा, तू फिर शुरू हो गया। मैं तेरा दोस्त हूं, इसलिए तुझे समझता हूं। लोगों के चेहरे के पीछे क्या है हम नहीं जान सकते हैं। मुझे तू जानता है ना, मैं स्मार्ट हूं, मुझे पता चल जाएगा अगर कोई मुझे बुली करेगा तो। जानता हूं मैं कि तू कितनी स्मार्ट है, पर जब किसी की मदद करने की बारी आती है तो तू अंधी हो जाती है। जानती है ना, पहले भी तूने कितनी बड़ी बेवकूफ़ियां की है और कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में फंस चुकी हैं। वजह सिर्फ यही नेचर है जो तुझे गड्ढे में धकेल देता है, जहां से मुझे तुझे निकालना पड़ता है। इनायत ने जब ऋषु का ताना सुना तो उसने उसको घूर कर देखा और बोली, तुझे नहीं लगता कि तू कुछ ज्यादा बोल रहा है? मैं जानती हूं कि तुझे मेरी चिंता है, एंड थैंक यू सो मच। आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट यू आर माई फ्रेंड। तू है ना मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। मैं हूं तुम्हारे साथ, पर तुम्हें खुद का ध्यान रखना होगा, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। और खासकर ऐसे लोगों से ज्यादा खुद का ख्याल रखो, क्योंकि अमीरों के चोचले अलग होते हैं। ये दिखने में जितने शरीफ होते हैं, इंटेंशन उतनी ही बुरी होती है। और मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं एक बॉय हूं और दूसरे बॉय की इंटेंशन ईजीली भाप सकता हूं। ओके, मैं उससे दूरियां बनाकर रहूंगी। वैसे भी यह जस्ट एक्सीडेंट था। मुझे यह एक्सीडेंट नहीं लग रहा, क्योंकि वह शख्स तेरी एकेडमी में एडमिशन लेने क्यों आया है। इनायत ने ऋषु को देखते हुए कहा, ऋषु, तू बहुत सोच रहा है। दूर दूर तक ऐसा कुछ नहीं है। ये जस्ट एक्सीडेंट भी हो सकता था। उसका मेरा मिलना कोइंसिडेंस है और ऐसा नहीं है कि हम रोज मिलते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इनायत, मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? इनायत अपनी जगह से खड़ी हो गई और ऋषु को हक करते हुए बोली, तू है ना मेरे साथ, मुझे कुछ भी नहीं होगा। इस पर ऋषु मुस्कुराया और उसने इनायत की बैक को धीरे से रब करते हुए कहा, मैं तो हूं,
तेरे साथ बस तेरी इन बेवकूफ़ियों की वजह से कहीं तू कोई प्रॉब्लम में ना फंसे। इनायत ने गुस्से से ऋषु को देखते हुए कहा। तूने मुझे बेवकूफ़ कहा। ऋषु ने नजरें चुराते हुए कहा। मैंने तो तुझे बेवकूफ़ नहीं कहा, तूने अभी अभी मुझे बेवकूफ़ कहा। इनायत ऋषु को वार्निंग लुक देते हुए बोली। ऐसा क्या? अगर कहा है तो तू बेवकूफ़ होगी। इनायत दांत पीसते हुए ऋषु को देखती है, जिस पर ऋषु ने उसे दांत दिखाए। इनायत ने अपना मुक्का उसे दिखाते हुए कहा, अगर तूने अपने दांत दिखाना बंद नहीं किया तो सारे तोड़ दूंगी। इनायत का गुस्सा देखते हुए ऋषु ने अपने होठों को भींच लिया। वही देव एक कोने में खड़ा यह देख रहा था और उसे कहीं ना कहीं अंदाजा हो गया था कि शायद यह इनायत का बॉयफ्रेंड है, और उसके जाने के बाद ही वह उसे लेकर कुछ बोल रहा था जो देव सुन तो नहीं पाया, पर वह समझ गया था कि हो ना हो वह दोनों उसकी बातें कर रहे थे। थोड़ी देर बाद इनायत और ऋषु उठकर अपने एकेडमी में चले गए और देव वहां से वापस अपने रिसोर्ट के लिए निकल गया। एकेडमी के अंदर जाते ही उसे हेड का टेक्स्ट आता है। टेक्स्ट में लिखा था कि देवराय सिंघानिया उसके खास है, इसलिए उन्होंने ज्वाइन कर लिया है और बाकी की फॉर्मेलिटी तुम देख लो। रिजॉर्ट। वहां पहुंचकर उसने सबसे पहले अपनी शर्ट उतारी और खुद को बेड पर बैठे ही मिरर में देखने लगा। अचानक से उसके होठों पर शातिर मुस्कान आ गई, जैसे उसके दिमाग में कुछ नया चल रहा हो। उसने अपना फोन उठाया और उसके अंदर इनायत की फोटो को देखने लगा, जो उसने चोरी चुपके ही खींची थी, विदाउट परमिशन। उसने अपनी सिगरेट निकाली हमेशा की तरह और उसे लिट किया, और कस भरते हुए वह उसकी पिक को एक नज़र देखकर खुद से बोला, क्यों मैं तुम्हारी तरफ इतना अट्रैक्ट हो रहा हूं? तुम्हें मैं अपने बिस्तर पर चाहता हूं। तुम वह पहली लड़की हो जिसे पाने के लिए मैं डेस्परेट हूं, और एक न एक दिन तुम जरूर स्विंग मुझे मेरे बेड पर मेरे साथ होंगी। और लड़कियों की तरह नहीं हो तुम, जो खुद ब खुद मुझ तक पहुंच जाती हैं और मेरे एक इशारे पर वह अपना सब कुछ मुझे दे देती है। तुम मुझे इंटरेस्टिंग लगती हो और खूबसूरत भी बहुत हो, फिगर भी सेडेक्टिव हैं। तुम्हारे साथ रात गुजार कर मुझे बहुत मजा आएगा, और वह रात जल्दी ही आएगी। आई प्रॉमिस इनायत, उसने मदहोशी से कहा, और इनायत की फोटो को झूम करके देखने लगा। वो उसके उन कोमल से होठों को देख रहा था जिन पर चॉकलेट लगी हुई थी। वह चाह रहा था कि वो उस चॉकलेट को खाए। देव इनायत की बड़ी बड़ी आंखों को देख रहा था, जो खूबसूरत थी। इनायत की हाइट छोटी थी, इसलिए वह और ज्यादा क्यूट लग रही थी। वह देख रहा था कि इनायत उसकी तरफ आ रही है। उसने नाइट सूट पहन रखा है और वह अदाओं को बिखरते हुए उसके पास आती है, उसके सीने पर हाथ रख उसे सेड्यूस करती है और अपनी कोमल सी आवाज में उसके लिए कुछ गाती है। उसके बाद देव उसके होठों को अपने होठों से मिलाकर उसके होठों पर लगी सारी चॉकलेट को खा लेता है। इसी के साथ वो अपने इमेजिनेशन वर्ल्ड से वापस आता है, एक फ़ोन कॉल की आवाज़ से। जब उसने कॉल को देखा तो यह कोई और नहीं ध्रुव था। देव हल्का हंस दिया। ये देखकर वह सोचने लगा, उसने कॉल पिक नहीं किया बल्कि टेक्स्ट कर दिया। उसके बाद उसने अपना फ़ोन साइड में रखा और बेड पर सीधा लेट गया। कातिल मुस्कान के साथ बोला, इनायत, 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 क्या जादू कर दिया है तुमने मुझ पर। सोते जागते बैठे सिर्फ तुम ही तुम दिख रही हो, और तुम्हें खुद के करीब इमेजिन करके ही मैं एक्साइटेड हो जाता हूं। देव ने फ़ोन को दोबारा से उठाया और इनायत को देखते हुए वह इतना एक्साइटेड हो गया था कि उसने फ़ोन करके रूबी को बुला लिया। थोड़ी देर में देव के दरवाजे पर नोक हुआ और देव ने अंदर आने का आर्डर दिया। अंदर एक खूबसूरत सी लड़की आई, जिसके बाल सिर्फ उसके शोल्डर तक आते थे। उसने मेकअप कर रखा था और 2 पीस ड्रेस पहन रखी थी। हाई हील्स की आवाज़ सुनकर देव के होठों पर एक मुस्कान आ गई और उसने आंखें घुमाकर देखा। अपनी बाहों को बढ़ाते हुए बोला, बेबी कॉम फास्ट, आई एम वेटिंग फॉर यू, आई नीड यू डेस्पेरेटली। देव के मुंह से इतनी मदहोश आवाज़ सुनकर वह लड़की भी उसे देखकर धीरे से मुस्कुराई, और उसने अपना पर्स साइड में रख दिया और बोली, बेबी, तुमने इतने दिनों बाद मुझे याद किया। दिस इज़ नॉट फेयर। अभी तक तुम किसके साथ थे जो तुम्हें मेरी याद नहीं आई? मिस्ड यू सो मच। जिस पर देव ने अपनी आई विंक करते हुए कहा, बेबी आई एम सॉरी, बिलीव मी। तुम्हें बहुत मिस कर रहा था मैं, इसलिए तो तुम्हें कॉल करके बुलाया है मैंने।
ये सुनकर रूबी ने टेबल पर रखी कॉकटेल की बोतल उठाई और उसे अपने मुंह से लगाकर बेड की तरफ बढ़ गई। देव भी उठकर बैठ गया। रूबी ने अपनी मदहोश और सेंशुअल वॉइस में कहा, बेबी लेट्स प्ले। कहते हुए उसने कॉकटेल की बोतल कुछ यूं अपने होठों से लगाई कि कॉकटेल उसकी सुराहीदार गर्दन से फिसलते हुए दरारे को भिगाने लगी। देव ने रूबी को अपनी तरफ खींचा और एकदम से अपने टंग से लिक करने लगा। देव की छुअन को महसूस कर रही थी। वह भी कांप सी गई और उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। देव उसके सुराहीदार गर्दन पर किस करने लगा। उसने रूबी की ड्रेस को उसके कंधे से नीचे कर दिया। धीरे धीरे वह उसके होठों तक पहुंच गया और कब दोनों के होंठ एक दूसरे से मिल गए पता भी नहीं चला उन्हें। देव इतना डेस्परेट होकर उसे किस कर रहा था कि रूबी को यह सब बहुत पसंद आ रहा था। वह भी एंजॉय कर रही थी। देव ने उसे टर्न किया और उसकी ड्रेस की जीप खोल दी, जिससे कि रूबी की ड्रेस फर्श पर गिर गई और रूबी का खूबसूरत सा फिगर उसकी आंखों के सामने था, जो देव को अपनी तरफ लुभा रहा था। रूबी ने देव की गर्दन पर हाथ रखते हुए उसके फेस को धीरे से रब करते हुए, कम ऑन, क्या देख रहे हो तुम, किसका वेट कर रहे हो? देव ने रूबी को अपनी लैप पर बैठा लिया और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को वाइल्डली किस करने लगे और देखते ही देखते दोनों बेड पर बिखर से गए। दोनों के कपड़े बेड के नीचे बिखरे हुए थे और देव का फोन रिंग कर रहा था, पर देव तो रूबी में बिजी था। धीरे धीरे कमरे में सिर्फ रूबी की सिसकियां गूंज रही थीं। रूबी के होठों पर एक मुस्कान थी और देव की स्किल की तो वह पहले ही घायल थी और आज अलग सी ही एक्साइटमेंट और जोश उसे देव में दिख रहा था। रूबी ने देव के फेस की तरफ देखते हुए कहा, बेबी आज तो तुम कुछ अलग ही लग रहे हो। मैं अपने बॉयफ्रेंड से झूठ बोलकर आई हूं। ये सुनकर देव ने उसे नॉटी वे में देखा और बोला, वेरी गुड, तो तुम सच में मुझे मिस कर रही थी। रूबी ने देव की गर्दन में अपनी बाहें लपेटे हुए कहा, तुम्हें कोई शक है? आज उसने भी कुछ स्पेशल प्लान किया था मेरे लिए, पर तुम्हारी वजह से मुझे उसे मना करना पड़ा। क्या इनायत, ऋषु ने जो उससे कहा उस पर गौर करेगी या फिर वह फंस जाएगी देव के चंगुल में? और आगे अब देव क्या करने वाला है और देव जिस काम के लिए गोवा में आया है, क्या वह पाएगा? यह कार्यक्रम अभी चालू ही था कि देव का दरवाजा एकदम से खुल गया। इस बार भी कोई और नहीं, ध्रुव था। ध्रुव ने जब अंदर का नजारा देखा तो हैरान हो गया और सोचने लगा, पूरा दिन यह इसी में लगा रहता है। लड़कियां ही लड़कियां, लड़कियां, इस कमरे में कोई ना कोई इस बेड पर मिलेंगे। हर वक्त मुझे ये यही करता हुआ दिखता है। ध्रुव ने छिड़कर सोचा और फिर वह मुड़ गया। देव ने अपनी नजरें उठाकर उसे देखा और फिर बोला, दरवाजा बंद कर देना ध्रुव। ये सुनकर ध्रुव ने फिर घूमकर एक लुक दिया और फिर दरवाजा बंद कर चला गया। कौन था बेबी? रूबी ने देव के चेहरे पर अपनी उंगलियां सेंशुअल वे में चलाते हुए पूछा। ध्रुव से मुझे कुछ काम होगा, तुम अभी इस काम पर फोकस करो जो इंपॉर्टेंट है। आई वॉन्ट यू डार्लिंग। ये सुनकर देव ने उसके होठों को चूमते हुए कहा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें खुश नहीं करता। वो जो बात तुम में है वह उसमें नहीं है बेबी, और मेरी वर्जिनिटी भी। तो तुमने? रूबी मुस्कुराते हुए देव को देखती है। देव ने रूबी के शरारती चेहरे को देखते हुए कहा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें कॉल कर रहा है। रूबी ने अपने फोन को देखा और फिर म्यूट कर साइड में रख दिया। काफी देर तक यह प्रक्रिया चलती रही और जब सब कुछ खत्म हुआ तो काफी वक्त बीत गया था। रूबी एक सफेद चादर में ढकी लेटी हुई थी। उसने देव की चेस्ट पर अपना सिर रखा हुआ था और बोली, बेबी तुमने तो आज थका दिया। ये सुनकर देव ने मुस्कुराते हुए कहा, सो कितने पॉइंट्स मिलते हैं मुझे? 10 में से 10। रूबी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे बॉयफ्रेंड से बैटर था क्या? देव ने कहा, यह बैटर था। तुम्हारी स्किल्स, आई लव इट। रूबी ने देव से कहा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें बहुत कॉल कर चुका है। तुम एक बार उससे पूछ क्यों नहीं लेती कि वह क्यों कॉल कर रहा है? खामा परेशान हो रहा होगा। रूबी ने अपना फोन उठाया और देखा कि उसके बॉयफ्रेंड की 50 कॉल्स आ चुकी थी। यह देखकर रूबी ने बिना किसी एक्सप्रेशन के अपना फोन पर अपने बॉयफ्रेंड को कॉल कर दिया। दूसरी तरफ से रूबी के बॉयफ्रेंड की घबराई आवाज आई, आर यू ओके बेबी? तू मेरा कॉल क्यों नहीं पिक कर रही थी? मैं तुम्हारे लिए कितना वॉरिड हूं। कहाँ हो तुम? बेबी आई एम ओके।
एक्चुअली में मेरा फ़ोन साइड में रखा हुआ था और मैं सो गई थी। तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं घर जा रही हूँ। रूबी ने मासूमियत से कहा, अपने बॉयफ्रेंड से फ़ोन पर। बेबी, एटलीस्ट तुम एक बार तो कॉल पिक करना चाहिए था ना। तुम्हें पता है कि मैं ऑफिस में हूँ और मुझे तुम्हारी टेंशन हो जाती है। आई एम सॉरी बच्चे, आगे से मैं ध्यान रखूंगी कि तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। आई लव यू, रूबी कहती है। आई लव यू टू बेबी, रूबी के बॉयफ्रेंड ने कहा। देव जब भी ये सुन रहा था तो उसके होठों पर तिरछी मुस्कुराहट थी। बेबी ओके, अब मैं फोन रखती हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, हम कल मिलते हैं। रूबी के बॉयफ्रेंड ने दूसरी तरफ से कहा, ओके टेक केयर और आई लव यू टू। मी टू बेबी, कहते हुए रूबी ने कॉल कट कर दिया और फिर अपना फोन साइड में रख दिया। देव ने उसे बाहों में भरते हुए उसके होठों को धीरे से सहलाया और बोला, तुम्हारे बॉयफ्रेंड को डाउट नहीं होता तुम पर? नो वे, वो मुझसे बहुत प्यार करता है और अगर मैं उसे जाकर तुम्हारे बारे में बात भी देती हूं तो वह कंप्रोमाइज कर लेगा क्योंकि वह मुझे खोने से डरता है। यह सुनकर देव ने उसके होठों पर एक बार फिर किस करते हुए कहा, बहुत स्मार्ट हो तुम। जिस पर रूबी मुस्कुराई और उसके बाद एक बार फिर दोनों के बीच वही सब चलने लगा। इधर ध्रुव लैपटॉप पर किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। कोई और नहीं, उसकी सिस्टर थी। ध्रुव अपनी सिस्टर के साथ नॉर्मली बात कर रहा था। उसकी सिस्टर की नज़र में उसका भाई सबसे बेस्ट है और शायद ऐसा था भी या फिर नहीं भी। ध्रुव की सिस्टर लंदन में रहती थी और ध्रुव उसका सारा खर्चा उठाता था। इनायत एकेडमी से अपने घर वापस लौट रही थी और रास्ते में ही उसे किसी का कॉल आया। उसने कॉल पिक किया तो दूसरी तरफ से फोन पर कोई चिल्ला रहा था, तुम जैसी बेशर्म लड़की, मेरे बेटे से तुम्हारी मिलने की हरकत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुम्हें फोन किया था ना कि तुम दोबारा कभी नहीं मिल सकती। तुम मेरे बेटे से पैसे लेकर न जाने क्या करती हो और न जाने मेरी बेटे पर तुमने क्या जादू किया है कि वह मेरी ना सुनकर तुम्हारी सुनता है। यह सुनकर इनायत की आंखें नम हो गई और वह बोली, मम्मा भाई, जस्ट शट अप। मेरा बेटा तुम्हारा भाई नहीं है, वह सिर्फ मेरा बेटा है। और खबरदार जो मुझे मम्मा कहा, मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूं। तुम्हारी मम्मा बहुत वक्त पहले ही मर चुकी है। पर आप मेरी मम्मा हैं, मैं तुम्हारे स्टेप मदर हूं। अब मुझे नहीं पसंद कि तुम अपने इस मनहूस मुंह से मुझे मम्मा बोलो। कॉल मी मिसेस अब्रॉय। दूसरी तरफ से गुस्से में कॉल कट हो गया और इनायत वहीं सड़क पर खड़ी हुई थी। अपने बद्रीनाथ के साथ वह पार्क में जाकर बैठ गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इतनी बड़ी फैमिली होने की बावजूद उसे नौकरों की जिंदगी जीनी पड़ी है। ना जाने उसे किस चीज की सजा मिल रही है। वह तो कभी कुछ नहीं करती, फिर भी सारा ब्लेम उस पर क्यों आ जाता है? उसने अपना मुंह छुपा लिया ताकि कोई उसके आंसू ना देख सके, क्योंकि वह खुद को कमजोर नहीं समझती थी, पर थी तो वह एक लड़की ही ना, और उसे छुप जाती थी। अपनी बातें वह किसी से शेयर नहीं करती थी, अपनी फीलिंग्स। रात हो चुकी थी। इनायत काफी वक्त तक वहीं बैठी रही। वो लोनली फील करती है। तभी उसे वहां पर एक डॉग दिखाई देता है जो छोटू सा था। शायद वह डॉग किसी का पेट था, जिसे देखकर इनायत सोचने लगी, इसकी जिंदगी उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। कम से कम कोई तो है उसकी परवाह करने वाला। रात हो चुकी थी। इनायत ने देखा और वह अपने बद्रीनाथ के पास आ गई। अपने बद्रीनाथ के साथ वह अपने छोटे से घर के लिए निकल गई, जो उसके लिए स्वर्ग जैसा था। थोड़ी देर में जब वो वहां पहुंचती है तब उसे सुकून महसूस होता है। अपने घर के अंदर जाते ही वह सोफे पर बैठ जाती है और जैसा कि वो रोज सुना करती थी, वह सॉन्ग लगा लेती है और कमरे में जाकर फिर अपने कपड़े बदलकर बाहर आती है। उसके बाद सीधा इनायत किचन में जाती है और अपने लिए कुछ कुक करने लग जाती है। साथ ही साथ वह सिंगिंग भी कर रही थी, क्योंकि यह उसका रोज का रूटीन था। अब उसकी आदत हो चुकी थी। उसके घर के अंदर लग्जरियस सामान तो नहीं था, पर वह एक अच्छी जिंदगी जी रही थी। अपने लिए कुछ बनाने के बाद सिंगिंग करते हुए अपने कमरे में जाती है और शावर लेकर थोड़ी ही देर में बाहर आती है और डिनर करने के बाद वो रोज की तरह अपना नोटबुक उठाती है और उस पर सॉन्ग लिखना स्टार्ट कर देती है। ये उसकी हैबिट थी जो वो अपने डेली रूटीन में ऐड करती थी। इधर देव और रूबी दोनों ही पसीने से दरबदर एक दूसरे को देख रहे थे।
देव आई लव यू, रूबी ने कहा। देव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अभी कुछ वक्त पहले ही अपने बॉयफ्रेंड को आई लव यू बोला और अभी तुम मुझे बोल रही हो। मुझे तुम्हारी ये सब बातें कुछ पसंद है। देखो, तुम क्यों नहीं मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लेते? हम दोनों साथ में काफी अच्छा वक्त बिताएंगे और जो हमारे बीच कभी कभार होता है वह रोज रोज हो सकता है, अगर तुम चाहो तो। इतना कहते ही उसने देव को सिड्यूस किया। देव हंसने लगा और बोला, आई हेट रिलेशनशिप, और तुम नहीं चाहती कि मैं तुम पर गुस्सा करूं या भड़क जाऊं तो प्लीज मुझे सो कॉल्ड एडवाइस मत दो, और मैंने तुम्हें पहले भी बोला कि मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। रूबी ने कहा, सॉरी बेबी, आई एम जस्ट किडिंग, आई नो कि तुम क्या हो। देव ने विंडो से बाहर देखा तो रात हो चुकी थी। ये देखने के बाद उसने रूबी को कहा, काफी वक्त हो गया है, तुम जाकर शावर ले लो, ओके बेबी। कहते हुए रूबी बाथरूम में चली गई और देव वहीं पर बैठा हुआ था। उसने अपना फोन उठाकर देखा तो उस पर नायरा का कॉल था। यह देखकर उसके होठों पर अजीब सी मुस्कान आ गई और उसने नायरा को टेक्स्ट मैसेज किया। दोनों के बीच मैसेज में बातें होने लगी। नायरा उसके पास आने को कह रही थी और उसने भी लिखा था कि वो कल की रात कभी भूल नहीं पाएगी और वो मिस कर रही है। देव ने उसे मैसेज में बताया कि वो रूबी के साथ है और उसने उसके साथ काफी अच्छा और क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, जिस पर नायरा ने उसे अपना गुस्सा जताया और कहा, बेबी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? स्विंग, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं आऊंगी। ओके बेबी, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? रूबी के बाद तुम आ जाना। जिस पर नायरा मान गई। रूबी शावर ले रही थी क्योंकि वो थक चुकी थी और उसके बॉडी पर कई निशान भरे हुए थे। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और उसने सिर घुमाकर देखा तो देव था। देव अंदर आया और उसने घुमाते हुए रूबी को वॉल की तरफ किया और दोबारा से दोनों का रोमांस शुरू हो गया। बाथटब के पानी बाहर गिर रहा था। इस वक्त ध्रुव देव के कमरे के अंदर दाखिल हुआ और इस वक्त गुस्से में था क्योंकि वो कब से वेट कर रहा था कि देव फ्री हो और उससे मिलने आए, बट नहीं, क्योंकि ध्रुव को उसे इंपॉर्टेंट बात करनी थी। पर जब उसने बेड और कमरे का नज़ारा देखा तो उसकी नज़र भी झुकती गई। पर उसके लिए ये कुछ नया नहीं था क्योंकि उसने देव को कई बार ऐसे देखा था। प्रोटेक्शन और टिश्यू पेपर्स को देखने के बाद वो चिढ़ गया और जब कमरे में उसने देव और रूबी दोनों को नहीं देखा, बाथरूम से उसे आवाज़ें बाहर आ रही थी, जिस पर उसे वापस जाना पड़ा और अपने कमरे में जाकर वो सोचने लगा कि आगे उसे क्या करना है। रात के 1 बज रहे थे। ध्रुव के कमरे के अंदर देव दाखिल हुआ। ध्रुव, जो लैपटॉप पर कुछ कर रहा था, उसने अपना सिर उठाकर देखा और उससे बोला, तो तू फ्री हो गया, थैंक गॉड तेरे दर्शन हुए मुझे। ध्रुव के टॉन्ट को महसूस करते हुए देव मुस्कुराते हुए बोला, यार तू जानता है ना, अब रूबी है ही इतनी अमेजिंग कि उसे छोड़ने का दिल नहीं करता और वह अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर आई थी मेरे लिए, और मेरा फर्ज बनता था ना कि मैं उसे खुश करूं। देव की बातें सुनकर ध्रुव ने लैपटॉप उसकी तरफ करते हुए कहा, लुक एट दिस। देव ने जैसी स्क्रीन को देखा और उसके होश उड़ गए। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई। ऐसा क्या देखा देव ने जो उसके होश उड़ गए? इनायत का उसकी फेनमिली से दूर रहने की वजह क्या थी? कैसे खो दिए उसने अपने माँ बाप? देव ने ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, व्हाट द हेल, इसकी हिम्मत कैसे हुई? ये देव राय सिंघानिया से पंगा लेगा। ध्रुव ने देव को एक ओल्ड लुक देते हुए कहा, जिस काम के लिए दादाजी ने हमें यहाँ पर भेजा था वो होने से रहा, क्योंकि डील फाइनल हो चुकी है। हम जब मीटिंग पर नहीं पहुंचे तो वो प्रोजेक्ट किसी और को दे दिया गया और अब हमें ये सोचना है कि तू दादाजी को क्या जवाब देगा। वो कितना डिसअपॉइंट होंगे तुझसे, और ये उनकी तुझे आखिरी वार्निंग थी, बट तू कल मेरा फ़ोन पिक नहीं कर रहा था। देव ने अपना सिर पकड़ लिया और बेड पर आकर सिर पकड़ डांटकर धम से बैठ गया। अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, कुछ तो होगा। देव ने परेशान होकर कहा, कुछ नहीं हो सकता, उनका कॉन्ट्रैक्ट भी हो चुका है और अगर हम मिस्टर नारायण से एक प्राइवेट मीटिंग फिक्स भी करते हैं तो वो कुछ नहीं करेंगे। देव ने गुस्से से कहा, कुछ भी करो, हमें ये प्रोजेक्ट चाहिए, दादाजी जान ले लेंगे मेरी। ये तुझे पहले सोचना चाहिए था। तू जब से आया है तूने एक भी दिन फोकस नहीं किया है, सिर्फ इसमें लगा हुआ है। अब प्रोजेक्ट गया ना हाथ से, वी आर फिनिश्ड ब्रो। ध्रुव ने देव से गुस्से में कहा, पीआईएस,
यू जस्ट शट अप, कुछ सोच हम कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकले। मैं दादू को क्या जवाब दूंगा, और अगर उन्हें पता चल गया तो वो मेरी जान ले लेंगे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया था। देव ने ध्रुव से कहा, ध्रुव तू मिस्टर नारायण से एक प्राइवेट मीटिंग फिक्स कर, और हमें किसी भी हालत में ये प्रोजेक्ट लेना होगा। हम अपनी प्रेजेंटेशन देंगे उन्हें, या हो सके तो उन्हें खरीद लेंगे। देव ने ध्रुव से फिर कहा। ध्रुव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं तुझे यही इन्फॉर्म करना चाहता था कि अब कुछ नहीं हो सकता है। अगर हम मिस्टर नारायण से प्राइवेट मीटिंग बुक भी कर लेते हैं, और अगर वो हमें प्रोजेक्ट देने के लिए राजी भी हो जाते हैं, पर वो हमसे बड़ा अमाउंट लेंगे, और शायद अभी तक तो खबर दादू के पास पहुंच भी गई होगी। ये सुनकर तो देव घबरा गया और बोला, ध्रुव तू मुझे मिस्टर नारायण का नंबर दे, मैं कुछ भी करूंगा, बट मुझे ये प्रोजेक्ट चाहिए, बट हमें लॉस होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड देव, अब कोई फायदा नहीं है। यहां मेरी लगी पडडी है, तुझे अभी भी फायदा नुकसान दिख रहा है। आई डोंट केयर, फायदा नुकसान क्या है, देव ने ध्रुव से कहा। ध्रुव ने देव को मिस्टर नारायण का नंबर दिया। देव ने नंबर तुरंत डायल किया और उस कमरे में चलते हुए फोन पर बातें करने लगा। कुछ देर बाद उसने ध्रुव को देखते हुए कहा, मीटिंग फिक्स हो चुकी है, सारी प्रेजेंटेशन और अपनी टीम को रेडी करो। ध्रुव ने कहा, ओके। कुछ ही वक्त में देव अपना बिजनेस सूट पहनकर तैयार था। उसे देखने से कोई नहीं कहेगा कि वो एक अय्याश आदमी था जो अपने काम को लेकर सीरियस नहीं है। इस वक्त वो एलिगेंट और एरोगेंट लग रहा था, जो अपने काम को लेकर डेडिकेटेड है। ध्रुव भी अपना बिजनेस सूट पहनकर तैयार हो गया था। उसके बाद दोनों मिस्टर नारायण की कंपनी की ओर निकल पड़े। थोड़ी देर में वो एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने खड़े थे, और उस बिल्डिंग को देखने से ही पता लग रहा था कि उसका रुतबा क्या होगा। दोनों कार से बाहर आए और ध्रुव ने अपना कार्ड रिसेप्शन पर दिखाया, फ्लोर नंबर बताया। ध्रुव और देव थोड़ी ही देर में वेटिंग रूम में थे और मिस्टर नारायण का वेट कर रहे थे। वो टाइम से पहले ही पहुंच गए थे और उनका इंतजार खत्म हुआ। मिस्टर नारायण आ गए थे, जो दिखने में अधेड़ उम्र के थे। उसके बाद मीटिंग स्टार्ट हो गई। मिस्टर नारायण के साथ उनका असिस्टेंट इंद्राणी भी था। शाम का वक्त इनायत अपने घर में बैठी हुई थी और टीवी देख रही थी। आज उसके घर में उसकी फ्रेंड आयशा आई हुई थी। आयशा किचन में कुकिंग कर रही थी। वो इनायत के लिए कुछ स्पेशल बना रही थी और उसने इनायत को किचन में आने के लिए मना कर दिया था। इनायत ने जो गाने रिकॉर्ड करके रखे हुए थे वो सुन रही थी। कुकिंग करते हुए आयशा उस पर डांस कर रही थी। इनायत बोर हो रही थी, इसलिए वो टीवी देख रही थी, पर उसका ध्यान तो किचन की तरफ था कि आखिर उसकी दोस्त उसके लिए क्या बना रही है। कहीं ये मेरे खाने में जहर तो नहीं मिलाने वाली? ये सोचकर इनायत घबरा गई और उसकी आंखें छोटी छोटी हो गई और वो आयशा को घूरने लगी। आयशा ने जब ये महसूस किया कि कोई उसे घूर रहा है, तो उसने तिरछी निगाहों से इनायत को देखते हुए कहा, तू मुझे ऐसे घूर क्यों रही है? तेरे घूरने से मैं बदल नहीं जाऊंगी। जैसी गई थी वैसे ही वापस आई हूं। इनायत ने अपने होठों को गोल करते हुए कहा, वैसे क्या कुक कर रही है? तू मुंह बंद कर कर बैठी रह, जो भी बनेगा खा लेना। इनायत का सवाल सुन आयशा ने भदकते हुए कहा, कहीं तू कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं मिला रही है ना, जिससे कि मेरा पेट खराब हो जाए और मुझे दस्त लग जाए। ये सुनकर आयशा ने चिढ़ते हुए कहा, अभी तक मिलाया तो नहीं है, लेकिन आइडिया बहुत अच्छा है। जिस पर इनायत चुप हो गई। रजा है क्या तेरी? दिलो जहां तबाह किया, सजा भी क्या तेरी? वफा को बेवफा किया। इनायत वापस से सिंगिंग कर रही थी और आयशा मुस्कुराते हुए कुकिंग कर रही थी। दोनों अच्छा वक्त साथ बिता रही थी और इनायत जब जब आयशा की तरफ आने की कोशिश करती है तो आयशा उसे बेलन दिखाकर पीछे रहने को कहती है, जिससे वो दोबारा भाग जाती। आयशा ने उसे एक लुक दिया और दांत पीसते हुए बोली, टांगे तोड़ दूंगी तेरी, समझी? मुझे इरिटेट मत कर, जाकर सिंगिंग कर। जिस पर इनायत का मुंह बन गया और वो बोली, ये मेरा किचन है, तू तो हड़प कर बैठ गई। अब क्या मैं पानी पीने भी नहीं आ सकती? तू मुझसे मांग लेना, और आज के लिए तेरा किचन बुक है, नो एंट्री अलाउड। इधर इनायत के घर के बाहर देव खड़ा हुआ था और चुपचाप काफी देर से खड़ा हुआ था।
वह कशमकश में था कि वह डोर बेल बजाए या ना बजाए, क्योंकि वो इनायत को एक बार देखना चाहता था। पर फिर उसने अपने हाथों को पीछे लिया, क्योंकि इनायत ने अगर उससे सवाल किया तो उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। इनायत को उस पर डाउट भी हो सकता है। इसलिए वो चुपचाप जाकर थोड़ी दूर पर खड़ा हो गया ताकि कोई उसे देख ना सके। वो अपने दोनों हाथ चेस्ट पर बांधे खड़ा होकर सिर्फ इनायत के घर की तरफ ही देखे जा रहा था। धीरे धीरे रात हो गई और चांद ने अपनी लालिमा चारों तरफ बिखेर दी। देव इनायत की एक झलक देखने के लिए वहां पर खड़ा हुआ था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ये क्यों कर रहा है। उसे तो यहां से चले जाना चाहिए, फिर वो यहां पर किस लिए रुका हुआ है और क्यों वो इनायत को देखने के लिए इतना डेस्परेट हो रहा है। आखिर ये हो क्या रहा है उसके साथ। तभी उसका फोन रिंग करने लगा। उसने अपना फोन पिक किया तो ये कोई और नहीं, ध्रुव था। ध्रुव ने कहा, ब्रो कहाँ चला गया अचानक से, तूने देख लिया ना उसे, वापस आ जा। जिस पर देव ने कहा, ना वो मुझे अभी तक नहीं दिखी। ये सुनकर ध्रुव हैरान हो गया और वो बोला, 4 घंटे से तू खड़ा उसका वेट कर रहा है, जाकर उसे मिल। नहीं, मैं ऐसे नहीं जा सकता। ध्रुव की बात पर देव ने कहा, तो घर वापस आ जा, ठंड बढ़ रही है और ये क्या पागलपन है। देव की बात सुन ध्रुव ने हल्के गुस्से में कहा, ये पागलपन नहीं है। देव ने कहा। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, ये पागलपन नहीं है तो क्या है। तू उसे देखने के लिए इतना तड़प क्यों रहा है। बाकी लड़कियों की तरह तो है वो, और यहां पर रूबी भी तेरा वेट कर रही है। ये सुनकर देव ने ध्रुव से कहा, ओके, मैं अभी 30 मिनट में आ रहा हूं। ये कहते हुए उसने कॉल कट कर दी और उम्मीद में उधर देखने लगा कि वो एक बार तो इनायत को देख ही ले। वैसे तो वो नहीं जाएगा जब उसने इतना वेट किया है उसका। पर देखते ही देखते 1 घंटा बीत गया और देव वहीं पर वैसे ही खड़ा हुआ था। देव अब अपने कार से टेक लगाकर खड़ा हुआ था, सिगरेट के कस भर रहा था। इनायत और आयशा दोनों सोफे पर बैठे हुए थे और टीवी देख रहे थे। इनायत ने अपने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। आयशा ने इनायत को तिरछी नजरों से देखा और फिर एक स्माइल के साथ बोली, ओके। ये कहते हुए वो खड़ी हुई और किचन में गई। थोड़ी देर में उसने खाना लाकर टेबल पर रख दिया, फिर सर्व करने लगी। और जैसे जैसे वो खाना सर्व कर रही थी, इनायत के मुंह में पानी आ गया, क्योंकि खाना दिखने में इतना टेस्टी था कि उसे रहा नहीं गया और उसने बिना वेट किए ही खाना शुरू कर दिया। और एक बाइट लेते ही मानो वो किसी और ही दुनिया में चली गई हो। तो कैसा बना है, आयशा ने एक्साइटेड होकर पूछा, जिस पर इनायत ने जानबूझकर मुंह बना लिया और बोली, महाबकवास, इसे कुकिंग कहते हैं। इसके लिए तूने मुझे किचन में नहीं आने दिया। उसने इतनी मेहनत से और एफर्ट्स डालकर अपना प्यार भरकर खाने में डाला और ये ऐसा बोल रही है। उसने इनायत के आगे से प्लेट हटा ली और बोली, तू इस लायक नहीं है, रहने दे, जाकर ब्रेड खा। इनायत ने खींचते हुए कहा, मैं तो मजाक कर रही थी, खाना बहुत टेस्टी है। आ गई ना लाइन पर, आयशा ने हंसते हुए कहा, क्योंकि वो जानती थी कि इनायत ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है। इसी पर तेरे लिए एक सॉन्ग है, तेरे हाथों को चूम लूं जी भरकर, खाना नहीं बवाल बनाया है मेरी जान। दिल करता है कि शाहजहां ने जैसे ताजमहल को बनवाने के बाद उन मजदूरों के हाथ काट दिए थे, ताकि ऐसा खूबसूरती दोबारा कोई ना बना सके। और आज तेरे हाथों को देखकर भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। ये सुनकर तो आयशा ने अपने हाथों को पीछे खींच लिया और बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तू अपना शायरी अपने पास रख। ये सुनकर इनायत हंसने लगी और फिर दोनों ने खाना खाना शुरू किया। एलईडी पर इंडियन आइडल चल रहा था, जिसमें कंटेस्टेंट सिंगिंग कर रहे थे और इनायत भी देख रही थी। किसी दिन तू भी वहां पर खड़ी होगी, इनायत को देखते हुए आयशा बोली। इनायत ने उदास होकर कहा, इतनी अच्छी किस्मत नहीं है मेरी, मेरा लक बेड लक में बदल जाता है। सिंगिंग मेरा पैशन है। तेरे पैशन और डेडिकेशन को कभी ना कभी कोई तो देखेगा और उस दिन तुम आसमान को छुओगी। आयशा की बात पर इनायत की आंखें नम हो गई और उसने आयशा को देखते हुए कहा, थैंक यू सो मच, तू हमेशा मुझे मोटिवेट करती है और मैं अपने इस पैशन को वेस्ट नहीं जाने दूंगी।
किसी न किसी दिन में वो सब कुछ हासिल करूंगी जो मैं चाहती हूँ, और उसके लिए मैं पूरी मेहनत करूंगी। देव ने अपनी आखिरी सिगरेट भी खत्म कर ली। उसने एक नज़र इनायत के घर की तरफ देखा, फिर चलकर उसके विंडो के पास गया जो हमेशा की तरह खुली हुई थी। देव ने उसे झंकार देखा। वो ये सब कुछ चालाकी से कर रहा था, और उसने अंदर बैठी इनायत के साथ एक उसके दोस्त को भी देखा। उसे इनायत के बाल दिख रहे थे, पर वो उसका फेस देखना चाहता था। कौन है वहां? आयशा खड़ी होकर बोली और विंडो की तरफ आने लगी। इनायत ने कहा, व्हाट हैपेंड? वहां से हमें कोई झांक रहा है। ये सुनकर तो देव हड़बड़ा गया। आयशा जल्दी जल्दी विंडो की तरफ आ रही थी, और इनायत भी अपनी जगह से खड़ी हो गई। वो भी विंडो की तरफ आने लगी, और जब उन्होंने विंडो से नीचे झांक कर देखा तो कोई नहीं था। वो हैरान हो गई। तभी पीछे से इनायत ने कहा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? यार, यहां तो कोई नहीं है। मुझे लगा था कि कोई है जो हमें देख रहा है। आयशा इनायत से बोली। इनायत ने हंसते हुए कहा, एक्चुअल में यहां पर रोज एक केट आकर बैठती है, तो वही होगी, और तुझसे डरकर भाग गई होगी, क्योंकि तू है ही इतनी डरावनी। ये सुनकर आयशा का दिमाग खराब हो गया, और उसने इनायत को घूर कर देखा, फिर विंडो को बंद करते हुए बोली, तू विंडो को बंद रखा कर, कोई कभी भी आ सकता है, और तू अकेली रहती है। किसी दिन तुझे कुछ कर दिया तो? इनायत ने भौहें उचकाते हुए कहा। किसकी इतनी हिम्मत जो इनायत से पंगा ले सके? जिस पर आयशा ने चिढ़ते हुए कहा, अब तू इतनी खूबसूरत है, कोई भी तुझे देखेगा तो वो भी लट्टू हो जाएगा तुझ पर, और ऐसा ना हो कि तेरे साथ कुछ ऐसा वैसा कर दे। मैं हमेशा तुझे कहती रहती हूं कि तू अपनी इस खूबसूरती को संभाल कर रखा कर, वरना तेरे लिए श्राप बन जाएगी। आज भी हमारी सोसाइटी यही देखती है कि लड़की को कैसे बदनाम करना है। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? तू मेरी बात को इग्नोर मत करना, और आगे से विंडो बंद करके रखना। हो सके तो इसे सील करवा दे। ये सुनकर इनायत ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, तू मेरी हिटलर दोस्त क्यों बन जाती है? हमेशा मुझे डांटती रहती और सुनाती रहती है। मैं तुझे कुछ बोलती नहीं हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि तू जो चाहे बोलते जाएगी। जानती हूं मैं खुद का ख्याल रखना। जिस पर आयशा ने उसे गुस्से से देखा, और फिर उसके बालों पर चपत लगाते हुए बोली, मुझे पता है तेरे पास कितना दिमाग है और कितना घुटनों में है। ये सुनकर तो इनायत का मुंह खुला का खुला रह गया, और उसने आयशा के पीछे आते हुए पैर पटक कर कहा, आयशा, तू कहना क्या चाहती है कि मेरा दिमाग घुटनों में है? ये सुन आयशा हंसने लगी और बोली, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब हमने तेरा एक्स-रे करवाया तो तूने देखा था ना, तेरी रिपोर्ट कैसी थी? ये सुनकर तो इनायत ने अपने दांत पीस लिए और बोली, वो एक प्रैंक था जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया था, और तू रिपोर्ट को देखकर रोने लगी थी। जिस पर इनायत शर्मा गई और उसने सिर नीचे करके पैर झटका। आयशा जोर जोर से हंसते हुए बोली, तुझे लगा था कि उस रिपोर्ट में सच में तेरा घुटना तेरे दिमाग में आ गया है, और तू कितना ज्यादा रोई थी। रो रो कर तूने पूरा हॉस्पिटल सिर पर उठा लिया था। उस वक्त मैं छोटी और नादान थी, मुझे तो हार्ट अटैक ही आ गया था। इनायत चिढ़ते हुए बोली। आयशा अपनी हंसी रोक नहीं पाई और जोर जोर से ठहाके लगाते हुए बोली, इसलिए तो कहा कि तेरा दिमाग घुटनों में है। उस वक्त मैं मासूम थी, तुम लोगों ने एक मासूम बच्चे का दिल दुखाया था। घुटना तो तुम लोगों का दिमाग में है। ये सुनकर तो आयशा और जोर जोर से ठहाके मार मार के हंसने लगी और बोली, घुटने में दिमाग होता है, दिमाग में घुटना नहीं होता है। कहावत भी उल्टी बोलती है। जिस पर इनायत को रियलाइज हुआ कि उसने कुछ गलत बोल दिया, और वो और ज्यादा टमाटर की तरह लाल हो गई और एम्बैरेस्ड फील करने लगी, और चुपचाप जाकर सोफे पर बैठकर अपना खाना खाने लगी। और आयशा तो पेट पकड़-ढाकर हंसी जा रही थी। जिस पर इनायत ने उसे एक लुक दिया, और आयशा ने हंसते हुए कहा, तू आज भी वैसे ही है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है। वही जो बाहर देव खड़ा था, उसके होठों पर भी स्माइल आ गई, और उसे इनायत और ज्यादा प्यारी लगने लगी। इनायत को देखने के बाद वो अपनी कार के पास आया और वापस अपने रिसोर्ट के लिए निकल गया। इनायत के बारे में सोचकर वो मंद मंद मुस्कुराए जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, पर ये जो भी हो रहा था वो बहुत अलग था।
तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। देव ने उस नोटिफिकेशन को चेक किया। वो किसी और का नहीं, उसके बिजनेस से रिलेटेड था, जिसे उसने एक साइड कर दिया और वापस से ड्राइविंग पर फोकस करने लगा। उसे समझ आ रहा था कि इनायत जितना दूसरों के सामने रूड और स्मार्ट बनने की कोशिश करती है, उतना है नहीं। असल में वो क्यूट और प्यारी सी है। फिर वो उसे पसंद क्यों नहीं करती? उसने देखा था कि इनायत का बिहेवियर उसके प्रति हमेशा से रूड था। वो उसे खास पसंद नहीं करती थी। ये सोचकर देव ने अपने होठों को भींच लिया और उसे अच्छा महसूस नहीं हुआ। थोड़ी ही देर में वो रिजॉर्ट पहुंच गया था। उसने अपने कमरे का डोर ओपन किया तो पाया कि रूम की लाइट बंद थी। वो स्विच बोर्ड ढूंढने लगा। इस वक्त किसी ने आकर उसे पीछे से बाहों में भर लिया और एक सेंसुअल आवाज उसके कान में गूंज गई। बेबी, कहाँ थे तुम? कब से वेट कर रही हूं मैं तुम्हारा। कितना इंतजार कराया है तुमने। मैं यहां तुम्हारे लिए तड़प रही हूं और तुम न जाने किसके साथ थे। मुझे तो भूल ही गए हो तुम। जिस पर देव के होठों पर स्माइल आ गई और वो बोला, सायरा बेबी, तुम यहां। मैं तुमसे नाराज हूं। अगर मैं तुम्हें याद ना करूं तो तुम भी मुझे याद नहीं करते हो देव। देव ने घूमकर सायरा को अपनी बाहों में भर लिया और उसके होठों पर एक जोर से किस करते हुए बोला, बेबी, मैं भी तुम्हें ही मिस कर रहा था और थोड़ी देर में मैं तुम्हें ही कॉल करके बुलाने वाला था। मैंने सुना कि तुमने कल रूबी के साथ नाइट स्पेंड की। तुम मुझे अवॉइड करने लगे हो। देव रूबी का तो बॉयफ्रेंड भी है। देव हंसने लगा और बोला, सायरा, अब तुमको जेलेसी हो रही है और हम अच्छा वक्त गुजारेंगे साथ में। ये कहते हुए उसने ही सायरा को अपनी बाहों में उठा लिया और उसके होठों को चूमते हुए उसे बेड पर लेकर आ गया। सायरा भी इस वक्त देव की बाहों में पिघल गई थी और सब कुछ भूलकर उसमें खोसी गई थी। उसे देव का पैशन पसंद था। ना जाने उसमें ऐसा क्या जादू था कि हर कोई उसकी तरफ खींचा चला आता था। एक एक करके सायरा के और देव के कपड़े बेड के नीचे बिखर गए और कुछ ही देर में सरगोशिया ने अपना आलम बिखेर दिया और देव और सायरा एक दूसरे के आगोश में खो गए और उनकी सिसकियां परवान चढ़ रही थी। विंडो से आई ठंडी हवाएं उनके बदन को छू कर जा रही थी। कर्टन्स हवा की वजह से उड़ रहे थे और चांद की रोशनी कमरे में अपनी चांदनी बिखेर रही थी और उस चांदनी में सायरा का चेहरा चमक रहा था, जो इस वक्त पसीने से भीगा हुआ था। उसके होठों पर एक दिलकश मुस्कान थी, क्योंकि देव की नज़दीकी उसे भा रही थी और वो मदहोश हो चुकी थी। देव भी सायरा में खोया हुआ था। सफ़ेद चादर ने उन दोनों को ढक रखा था। देव, आई लव यू, क्यों नहीं तुम मुझे एक्सेप्ट कर लेते? ये सुनकर देव ने सायरा को देखा और फिर बोला, बेबी, तुम बार बार मजाक क्यों करती हो? यू नो ना कि मुझे इस वक्त ये सब नहीं पसंद। सायरा चुप हो गई और बोली, तुम भी तो मुझे मिस करते हो, तो क्यों नहीं तुम एक्सेप्ट कर लेते हो? और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम दूसरी लड़कियों के साथ इन्वॉल्व हो, बट प्लीज़ मेरे साथ आ जाओ ना रिलेशनशिप में। देव चिढ़ गया और सायरा से दूर होने लगा, जिस पर सायरा ने जोर से उसे हग कर लिया और बोली, सॉरी सॉरी देव, प्लीज़ गुस्सा मत हो, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। इस पर देव ने सायरा को गुस्से से देखते हुए कहा, एक बार अगर तुमने और इस बारे में कहा तो सायरा, फॉरगेट मी, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। तुमने मेरा पूरा मूड खराब कर दिया। ओके, अब जा सकती हो तुम। सायरा तड़प उठी और देव को और जोर से हग करते हुए बोली, आई एम सॉरी बेबी, मैं अभी तुम्हारा मूड ठीक कर देती हूं। ये कहते हुए उसने दोबारा से देव को सेड्यूस करना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर में दोबारा से उनके बीच सब कुछ चालू हो गया। इधर ध्रुव के कमरे में वो गुस्से से तमतमाया हुआ बैठा हुआ था। ये साला ना खुद सोएगा ना मुझे सोने देगा। जब से यहां पर आया रोज उसके कमरे से किसी न किसी की आवाज आती है। कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी इसके साथ कमरा लेकर? मुझे 10 फ्लैट छोड़कर लेना चाहिए था। न जाने कब तक ये सब कुछ झेलना पड़ेगा। रातों को ठीक से सो नहीं पाता हूं मैं। मजे वो करें और सजा मुझे मिले। न जाने कौन सी घड़ी में ये मेरा दोस्त बन गया था। इससे बेहतर तो दुश्मन है। न रात की चैन की नींद, न सुबह का सुकून। इधर इनायत और आयशा दोनों डांस कर रही थी। फुल ऑन मस्ती चल रही थी। इसी बीच में इनायत धड़ाम से गिर गई।
जिसे देखकर आयशा और ठहाके लगाकर हंसने लगी। इनायत गुस्सा हो गई और तनतनाते हुए अपने कमरे में चली गई। उसने दरवाजा धम से बंद कर लिया। आयशा चौंक गई और बोली, इनायत तूने मुझे बाहर ही छोड़ दिया, दरवाजा खोल, जाकर सोफे पर सो जा, तू यही डिजर्व करती है। मुझे यहां पर चोट लग गई और तुझे हंसी आ रही है, इनायत ने गुस्से में कहा। आयशा हंसते हुए बोली, तो क्या तू है ही इतनी फनी? इनायत ने दरवाजा गुस्से से खोला और जीभ दिखाते हुए आयशा को चिढ़कर बोली, गेट लॉस्ट। आयशा एक नागिन की तरह देखते हुए इनायत के कमरे में आ गई और इनायत को पता भी नहीं चला। इनायत आंखें छोटी कर कर उसे देख रही थी। आयशा जाकर उसके बेड पर लेट गई और बोली, तू जाकर अब सोफे पर सो सकती है, बाय बाय। इधर ध्रुव किसी से फोन पर बात कर रहा था। हाँ हाँ, काम जल्दी हो जाएगा, मैं अपने काम पर पूरा फोकस कर रहा हूं। जल्दी ही वो होगा जो हम चाहते हैं और हमें वो मिलेगा जो हमें चाहिए। ये कहते हुए ध्रुव के होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई और उसकी आंखें इस वक्त तीखी थी। वो बेवकूफ है, मैं जो उसे कहता हूं वो वही करता है, और तुम टेंशन मत लो, मैं जैसे चाहूं उसे चलाऊंगा, क्योंकि वो मुझ पर ट्रस्ट करता है और आगे भी करता रहेगा। ये कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगा। फिर उसने कॉल कट कर दिया और आकर बेड पर लेट गया। मुंबई सोफे पर एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर इस वक्त गुस्से से भरे भाव थे और उसके सामने उसका मैनेजर अपने एक घुटने पर सिर झुकाकर बैठा हुआ था, जैसे वो उसे रिस्पेक्ट दे रहा हो। बॉस, खबर है कि छोटे मालिक के हाथ से प्रोजेक्ट छूट चुका है, ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी को नहीं मिला है। ये सुनकर वो बुजुर्ग आदमी ने गुस्से से अपनी हाथ में पड़ी लाठी को 4 बार जोर जोर से फर्श पर पटका, जिससे वहां पर सन्नाटा हो गया, क्योंकि सब डर गए थे। उसने अपने उंगलियों से कुछ इशारा किया और उसके सामने बैठा उसका मैनेजर अपनी जगह से खड़ा हुआ और रिस्पेक्टिवली ग्रीट करते हुए बोला, ओके बॉस, आपने जो कहा है वही होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग रोज की तरह ध्रुव ने जब दरवाजा खोला तो देव बेड पर एक लड़की के साथ था। उसने अपनी नजरें फेरी और बोला, अगर हो गया हो तो जल्दी से आकर मुझसे मिल, हमें बात करने की जरूरत है। देव ने ध्रुव से कहा, सिर्फ 1 घंटे में आ रहा हूं मैं। ये सुनकर ध्रुव ने मुंह बनाया और फिर वहां से चला गया। बेबी, कहाँ जा रहे हो तुम? सायरा ने देव से सवाल करते हुए पूछा। वहीं जहां मुझे जाना चाहिए। ये कहते हुए उसने सायरा को प्यार करना शुरू किया। सायरा भी बहक सी गई और सब कुछ खत्म होने के बाद देव उठकर बाथरूम में चला गया। सायरा खुद को ब्लैंकेट से समेट लेटी हुई मुस्कुरा रही थी और सोच रही थी, एक ना एक दिन में जरूर तुम्हारी हो जाऊंगी और तुम मेरी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करोगे। देव, आई एम वेटिंग फॉर यू। गोवा। सुबह के 10 बज रहे थे। देव ध्रुव के कमरे में आया और उसके बाद उन्होंने बिजनेस से रिलेटेड कुछ बातें की। ध्रुव ने देव को मिस्टर नारायण की कंडीशन के बारे में बताया। मिस्टर नारायण कन्विंस हो चुके हैं, पर तूने उन्हें जो ऑफर दिया था उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। वह हमारे साथ डील फाइनल करने के लिए रेडी हैं। यह सुनकर देव के होठों पर एक शातिर स्माइल आ गई। पर मुझे डाउट है कि क्या तू वो करने के लिए तैयार है जो उन्होंने कहा है? ध्रुव के सवाल पर देव ने ध्रुव को देखते हुए कहा, हम कभी कभी कुत्ते को ललचाने के लिए हमें उसके सामने हड्डी फेंकनी पड़ती है। उसे जो चाहिए उसे मिल जाएगा, लेकिन यह प्रोजेक्ट मुझे चाहिए एट एनी कॉस्ट। ध्रुव ने ओके कहा। उसके बाद देव दोबारा अपने कमरे में आया और रेडी होकर अपनी कार से एकेडमी के लिए निकल गया, क्योंकि आज सुबह से ही उसकी क्लासेस थी। वह अपना फर्स्ट डे ही मिस नहीं करना चाहता था, जिससे कि उसका बैड इंप्रेशन पड़े, और वह इनायत को देखने के लिए भी बेकरार था। उसके पास अब एक रीज़न था कि वह इनायत को रोज देख सकता है, और सच में इसकी ज़रूरत थी। थोड़ी ही देर में उसकी कार एकेडमी के बाहर रुकती है। जब वह अंदर आया तो अटेंडर उसे आई अटेंड करने। उसने अपना नेम ऑल ओवर में सबमिट किया था। गिटार ट्रेनर के पास पहुंचकर देव ने उससे कुछ बातें की और उसके हाथ में कुछ नोटों की गड्डी रख दी। देव ने आज कैजुअल व्हाइट शर्ट के साथ ब्लू जीन्स पहन रखी थी, जिसमें वह स्मार्ट दिख रहा था। वहां पर और भी गर्ल्स ट्रेनिंग के लिए आई हुई थी। वह देव से एक एक करके मिलने आ रही थी। देव भी उनसे मिल रहा था।
पर एक जेंटलमैन की तरह, क्योंकि वह अपना रॉन्ग इम्प्रेशन नहीं डालना चाहता था। वही साइड में खड़े बॉयज को देव से जलन हो रही थी, क्योंकि लड़कियां आपस में उसी के बारे में गॉसिप कर रही थी। देव का नेचर सबको पसंद आया और उसका फ्लर्टी अंदाज भी लड़कियों को उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। देव को इग्नोर करना उनके लिए मुश्किल था और दिखने में भी वह रिच लग रहा था। तभी अचानक से वहां पर अनाउंसमेंट होती है कि आज गिटार ट्रेनर की तबीयत अचानक से खराब हो गई है, तो हमारी एचआर इनायत सबको अटेंड करेंगी। उम्मीद है कि आप उनके साथ कॉर्पोरेट करेंगे। ये सुनकर बाकी लोगों को इतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन देव के होठों पर मुस्कान आ गई थी और उसकी आंखें चमक उठी और उसके दिल में हलचल होने लगी। उसने अपनी नजरें इधर उधर घुमा कर देखा। तभी रूम में इनायत इंटर हुई। उसने आज पीच कलर का 2 पीस ड्रेस पहन रखा था, जिसमें वह खूबसूरत नजर आ रही थी, और उसके होठों की मुस्कान तो मानो दुनिया की सबसे ज्यादा कीमती चीज हो। इनायत की हाइट छोटी थी, जिस वजह से वह और ज्यादा क्यूट लग रही थी। देव की नजरें तो उस पर ठहर गई थी और बाकी लड़कियां भी आकर उससे हेलो कर रही थी, और बॉयज भी। देव भी थोड़ा रुककर उससे मिलने आया। जल्दबाजी उसके लिए खतरनाक हो सकती थी। इनायत ने देव को देखा तो उसे इस बार कोई झटका नहीं लगा, क्योंकि वह जानती थी कि देव अब रोज आया करेगा एक डमी। इनाया ने भी मुस्कुराते हुए देव को हेलो कहा। देव ने उसे उसके बद्रीनाथ के बारे में पूछा। ये सुनकर इनायत खुश हो गई और उसने देव को देखते हुए कहा, तुम्हें मेरा बद्रीनाथ याद है? इनायत को इतना एक्साइटेड देखकर देव ने हामी भरते हुए कहा, यस, उसे कैसे भूल सकता हूं, आखिर तुम्हारे बद्रीनाथ की वजह से ही तो मिले थे हम। यह सुनकर इनायत हंसने लगी। इतनी देर देव के अंदर जो ठहरा हुआ था, उसने धीमे से कहा, यू लुकिंग नाइस। इनायत ने मुस्कुराते हुए बोली, हम थैंक यू। देव हैरान हो गया कि इनायत ने इस पर सवाल नहीं किया। आज से पहले किसी लड़की की तारीफ करने से पहले उसे इतना नहीं सोचना पड़ा। वह खुलेआम बेशर्मों की तरह फ्लर्ट करता था और कभी नहीं सोचता था, पर आज इनायत को एक कम्प्लीमेंट देने में उसे डर लग रहा था। वह भड़क ना जाए, बस यह सोचकर, चलिए अब हम वह करते हैं जिसके लिए आए हैं। देव ने पूछा, क्या? इनायत ने घूरते हुए कहा, आप यहां पर बातें करने तो आए नहीं होंगे? इनायत के बोलने पर देव हड़बड़ा गया और उसने कहा, ओके। थोड़ी देर के बाद वहां पर म्यूजिक सिस्टम ऑन हो गया। सो गाइस, आज वनिता मैम की तबीयत खराब होने की वजह से वह आप लोगों को अटेंड नहीं कर पाएगी। डोंट वरी, मैं हूं ना। इनायत ने चिल होकर कहा, आज हम